तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और देखिए दोस्त, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके साथ उसकी व्याख्या रहने वाली है, क्योंकि बता दें कि ये खान सर की बुक है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल एक बार लग के बिल्कुल मेहनत से इस बुक से पढ़ लीजिए, आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्त, एक चीज़ और बता दें, उससे पहले कुछ दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, उसके लिए आप लोग से बहुत ही क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, आज के बाद से आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगी और आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है। और फरवरी में आपका जो है कितना दिन बचा है, दिसंबर और जनवरी, मात्र 2 से ढाई महीने आपके लिए बचे हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट कर लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, क्या दिया आप मेरे भाई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किस भी वस्तु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भैया क्या हुआ कि फिर से पढ़ लेते एक बार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को हम कहते हैं मेरे भाई इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है पहले आइए उसको समझ लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस यानी बीमा के नाम से जाना जाता है। बीमा किसी व्यक्ति की फर्म, व्यक्ति, सामान, वस्तु को कहा जाता है। बीमा जैसे जानते हो ना कि क्या होता है, किसी चीज़ की बीमा की जाती है, वही वाला है आपका। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आधारित किसी से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी भैया, तो ये शुरू की गई थी भैया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा। ठीक है, अब ICAR क्या होता है आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं इसको, इंश्योरेंस और आपका ICRA, ताकि आप लोग इसको समझते रहेंगे। ठीक है, आपका अगला देख लेते हैं, इसको नियम को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा शुरू की गई, उसे फरवरी 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बनने वाला नहीं है। तीसरा देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। तो विश्व कवि क्या थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर जी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्हें 1913 में, याद रखना 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1913 में किसके लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देख लेते हैं भैया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था भैया, वो आया था आपका 1942 में। अब भैया देखो कहाँ आया था, तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए क्रिप्स मिशन भारत आया था। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है, दिल्ली पहुंचकर महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड की चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपको, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो ये हुई भैया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना। तो PIL जो है कि अवधारणा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। न्यायमूर्ति भगवती को PIL मैन कहा जाता है। कोई पूछेगा भैया कि PN भगवती को PIL मैन कहा जाता है, तो पूछेगा PIL मैन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भैया PN भगवती जी को। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे मेरा यही निवेदन है कि इसको आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था। तो किस कृति के लिए अभी हमने पहले बताया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है 1913 में मिला था। तो 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये आपके विश्व कवि जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला था, आपका नोबेल पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो मेरा यकीन मानिए दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए है, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना है तो बिल्कुल आम बात है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल अच्छे से कवर करेगा। आइए आपका देख लेते हैं, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं भैया पाश्चुरीकरण, यानी दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 सेल्सियस पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आपका
पश्चुरीकरण। कक्षा ये आपका 8 या 9 में दिया होगा, ठीक। इसको आप लोग कवर करेंगे। हम एक बार फिर से आप लोग से बता दें कि आप लोग को अगर आपके साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग कक्षा 10 और 9 के एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की सीमा, सदस्यों की कितनी होती है संख्या, तो वो होती है आपका भैया कुल सदस्यों की संख्या होती है 245, लेकिन अधिकतम कितने हो सकती है भैया 250। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान आर्टिकल 80 यानी आप 80 में राज्यसभा वर्णित है। कोई पूछेगा राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में, ठीक है। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। किसका अध्यक्ष होता है भैया, उपराष्ट्रपति। इसको भी नोट करेंगे। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। वर्तमान में कुल संख्या 245 है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/6 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि इसमें से बन सकता है कि क्या नाम है भैया सदस्य का, आपका राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं हर प्रत्येक और 2 साल पे, वो होते भैया 1/6 सदस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है भैया, तो वो कहलाता है आपका भैया दहन, ठीक है। क्या होता है भैया कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है तो उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, दहन अभिक्रिया, ठीक है। दहन इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इसको भी टिक लगा देते हैं। संविधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना है 245, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका दहन, ठीक है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर के रूप में जाना जाता है। तो किसे एकत्रित कर के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई VTA। यानी क्या होता है मेरे भाई, VTA को किस रूप में जाना जाता है भैया, एक मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो VTA हो जाएगा मूल्य है वर्धित कर, इसको हम बोलते हैं VTA, जिसको क्या जानते हैं भैया, मूल्यवर्धित कर के रूप में, ठीक है। अगला 1947 की न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था, यानी किसने न्यायिक सक्रियता शब्द को ग्रहण किया, गढ़ा था, यानी उसका निर्माण किया था, तो वो थे मेरे भाई आपके स्लेंजरिंग, ठीक है। आर्थर स्लेंजरिंग जो थे, ठीक है। स्लेंजिंगर जो थे, क्या क्या था, न्यायिक सक्रियता का शब्द गढ़ा था, ठीक है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द आर्थर स्लेंजिंगर ने गढ़ा। यह न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका संबंधित करता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा उद्भव और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। यानी जो न्यायिक सक्रियता का अवधारणा कहाँ से हुआ उद्भव, या विकास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुआ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। आइए आपका अगला देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो भैया अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं। याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी जो ग्रंथियाँ होती हैं सीधे हार्मोन को रक्त में छोड़ती हैं, तो वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो सीधे हार्मोन को रक्त धारा में छोड़ती हैं। और उसमें से प्रमुख कौन कौन से भैया, आपका पीनियल है, पीयूसिका है, औटू है, थाइमस है, अधिवृक्क है, अग्नाशय है, और डीप ग्रंथि है, और अंड ग्रंथि है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं आपका कि दिया है गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये विधि आपका भैया अल्ट्रासाउंड। अब होता क्या है इसमें, इसको समझ लीजिए कि गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड विधि का उपयोग किया जाता है। यह उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। याद रखना कि गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से उसको बिल्कुल आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक चेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर एक से शेयर प्रतिभूत खरीदता है या बेचना और सौदे के सकल मूल्य का कमीशन लेता है कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं भैया, उसे बोलते हैं कमीशन ब्रोकर, ठीक है। जो कमीशन दोनों साइड से लेता है उसको बोलते हैं आपका कमीशन ब्रोकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आपका अगला देख लेते हैं मेरे भाई। अगला क्या बोला गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई, यहाँ से देखिए आपका अगला रहने वाला है, हाँ 15 क्वेश्चन। 15 क्या बोला है, आइए उसको समझ लेते हैं मेरे भाई। 15वें क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 15 दिया गया है कि
निम्नलिखित में कौन से बॉक्सिंग से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से कौन से संबंधित भैया, कौन से इसमें जो आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल है संगठन जो बॉक्सिंग को करवाता है, तो वो करवाता है भाई AIBA का पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्स एम्योच्योर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है जिसका संबंध बॉक्सिंग मुक्केबाजी से होता है। और जिस AIBA का मुख्यालय कहाँ है? आपका है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के कौन से में है भैया? लॉजेन में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के लॉजेन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान जो खेल है भैया, ये संबंधित है आपके हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह का संबंध हॉकी से है। इसकी शुरुआत 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता में हुई थी। हॉकी की अन्य प्रतियोगिता में आगा खा का याद रखना, रतन टाटा ट्रॉफी आदि भी सम्मिलित है। ये दोनों किससे संबंधित है मेरे भाई? ये है आपके हॉकी से, ठीक है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव किससे होता है? तो ये होता है भैया सागर के दूरी के कारण, ठीक है यार। आइए थोड़ा इसमें देख लेते हैं। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव सागर की दूरी के कारण होता है। यहाँ ग्रीष्म काल में गर्म पवनें चलती हैं, ठीक है, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। भारत के दक्षिण से पूर्व पश्चिम तक सागर का विस्तार है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटे। तो 1759 में अहमद शाह मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें मराठों की हार हुई। यानी बदला लेने के लिए जब वो भारत लौटा तो किससे बदला लेना था? मराठों से। और अंत में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, तो मराठों की हार हो गई, इसमें उसका बदला पूरा हुआ, ठीक है। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? ठीक है, तो भैया 1932 के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करते समय ब्रिटिश गवर्नर बीना दास ने गोली चलाई। इन्होंने गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी। किसने चलाई थी मेरे भाई? बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चली थी और चलाई थी बीना दास ने, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के मध्य का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है मेरे भाई आपका, ये हो जाएगा आपका इसका विकल्प 3:8 का होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन परमाणु के मध्य जो द्रव्यमान का अनुपात होता है 3:8 होता है। द्रव्यमान जो होता है 12 और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, ठीक है। 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 चौका 16। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है मेरे भाई, ये होती है आपकी 6.37 मिलियन मीटर, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.73 मिलियन मीटर होती है। वो पृथ्वी की व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का व्यास है और ये पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या। 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ और बता दें दोस्त, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टोटली, और पार्ट बी में आपको 25, ठीक है। तो अगर आप लोग को पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब करेगा और चैनल को लाइक करेगा, और ठीक है, और एक बार प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हाँ सर जी इसका पार्ट 2 लेके आइए, ठीक है। तो इसका हम पार्ट 2 भी बहुत जल्द करवा देंगे, ठीक है। आइए आपका देख लेते हैं, एम सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला। तो यह एम सुब्बुलक्ष्मी जो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला है। सुब्बुलक्ष्मी जी किससे संबंधित मेरे भाई? तो वो है आपके संगीत से, ठीक है। यह मदुरै की रहने वाली थी। इन्होंने 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। मदुरै की रहने वाली एम सुब्बुलक्ष्मी जी जो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही अभिनय करती हैं, जिनको 1998 में आपका भारत रत्न मिला था, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भैया पहले सुन लीजिए, चुनाव आयोग का जो आर्टिकल होता है 324 से 329 तक होता है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में, डेट भी याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। अगला दिया गया है कि डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच ये सीमा रेखा थी। तो किसके किसके बीच थी भैया? तो डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो किसके बीच थी? अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। इसे 1893 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान से यह 89 किलोमीटर
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा है, ठीक है। यानी ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश के एक गवर्नर थे डुरंट, जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो सबसे छोटी सीमा लंबाई का है और कितने का है मेरे भाई, 89 का, ठीक है। और लास्ट और मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है मेरे भाई, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह काहे कहते हैं मेरे भाई, उसको भी समझ लेते हैं। इस पे पानी की उपस्थिति होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, एक खातिर ये ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है, यानी जब अंतरिक्ष से देखेंगे तो काला दिखाई देगा, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी आपको कैसे दिखाई देती है, नीली, ठीक है। तो नीली कारण इसको कहते हैं नीला ग्रह। और नीला ग्रह कहाँ दिखाई देता है, क्योंकि इस पर ज़्यादातर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 75% भूभाग पर पानी है और 25 भूभाग क्या है, धरातल है, इसलिए जल सीधा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। तो याद रखना 75% पानी और 25% क्या है, धरातल है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहीं के साथ आपको होते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त। और इसका आप लोग को सेकंड पार्ट चाहिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर जी इसका पार्ट सेकंड लेके आइए, ठीक है। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।